हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीडीपी की प्रैक्टिस मैं लगातार आपकी ले रही हूँ और इसमें मैंने आपको 11 क्लास दे दिया है, ठीक है ना। आज की जो क्लास है ये आपकी 12वीं है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ जो पेपर में आपके आ चुके हैं, चाहे वो यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो या फिर आपके DSSB KVS जिस भी पेपर में आया हुआ है वो सारी CDP की मैं करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आज का जो मैंने ये लिया है यह प्रैक्टिस सेट आपका सिर्फ और सिर्फ सीटेट ही नहीं बल्कि यूपी टेट में भी आ चुका है ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज की क्लास, ठीक है। आप सभी जानते हैं टीचिंग की किसी भी एरिया में अगर आपसे CDP पूछता है तो CDP आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। CDP के लिए ये नहीं है कि किस क्लास के लिए कितना पढ़ा जाए, तो CDP का क्वेश्चन किसी भी क्लास में कोई कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन है हमारा, एक समावेशी कक्षा में समावेशी जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, प्लीज़ इसे ध्यान में रखिएगा, इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, यानी एक इंक्लूसिव क्लास है जिसमें सारे तरह के बच्चे हैं, ठीक है ना। अब उस क्लास में एक जो शिक्षक होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उसका क्या होता है, तो अगर मैं बात करूँ वह यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है या नहीं, या बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे की भावी व्यवसाय जान सके, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने के अवसर मिले या नहीं, और ये ही चीज़ एक शिक्षिका को करना होगा क्लास में, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका बेस्ट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाएं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता देंगे। यानी अगर आप एक शिक्षक हैं और आपके क्लास का कोई बच्चे का विचार मान लीजिए रूढ़िवादिता है, तो आप उस बच्चे के विचार को कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। किस प्रकार सहायता करेंगे उसकी अवधारणाओं को बदलने की। बच्चों को सूचनाएं लिखाकर याद करने से कुछ नहीं होता है। यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड दे, ऐसा नहीं है, तथ्यात्मक जानकारी दे, नहीं। सबसे बेस्ट आपका डी हो जाएगा कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर दे, ठीक है ना। यानी बच्चे को अपनी समझने पे अवसर देने का ज़रूरत है वहाँ पे, कि बच्चे को अवसर दे, ठीक है ना, समझने का। अगला प्रश्न है, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं, ठीक है ना, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। ये बात सही है, पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि आप अगर सिर्फ रिजल्ट को लेकर पढ़ेंगे तो आप सिर्फ रिजल्ट तक ही रह जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, यानी उसका रोल क्या होता है एक शिक्षक का। तो समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, ऐसा भी नहीं है। सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थी को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, ठीक है, इसे होल्ड रखते हैं। अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, परीक्षा के लिए नहीं, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना, शिक्षार्थियों की सही उत्तरों के लिए तैयार करना, नहीं। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ये सभी आप लाइन जो है ये पॉइंट्स आप याद रख लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे एक बार में, और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हालांकि मैंने 2-3 दिन से PDF आपको डाला नहीं, तो आज मैं सारे के सारे एक साथ में डाल दूंगी, सारी की सारी जो भी PDF बच गई हैं, ठीक है ना, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। चलिए पहला अगला प्रश्न है आपका 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। तो गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, ठीक है, या बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां ना दोहराएं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आप करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट आपका क्या हो जाएगा कि बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं, ये आपका ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन शिक्षण अधिगम का एक विभिन्न अंग है। ये है क्यों, ऐसा क्यों? तो ये आकलन से अध्यापक को बच्चों के अधिगम को समझता है। ठीक है, जो अध्यापक होता है वो आकलन के द्वारा बच्चे के अधिगम को समझ पाता है और उससे अपनी शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी कर सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो इसमें एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो रहेगी बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों के अपने अध्ययन में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। तो उनके अंदर क्या करना, बच्चों को प्रेरित करना। ठीक है ना, प्रेरित करना, अवसर देना, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। तो बच्चों के लिए जहाँ भी ये वर्ड आपका यूज़ होता है तो एक आप माइंड में आप एक ये कीवर्ड जरूर रखिएगा अपने, कि अगर क्वेश्चन में आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉजिटिव बातें पूछ रहा है, तो आप पॉजिटिव ऑप्शन ही क्लिक करेंगे। अगर आपसे निगेटिव पूछता है तो आप निगेटिव ऑप्शन ही क्लिक करेंगे, तो आपका 100% आपका वो प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भावनाओं के अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि भावनाएं, अधिगम, अभिप्रेरणा ये सभी साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं, ये बात इनकी सही है। ठीक है, या कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं, ऐसा भी नहीं है। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने भावनाओं की कोई भूमिका नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करता है। तो बच्चों के जो है सही उत्तर की पहचान करने की आकलन करता है, ना कि व्याख्या, निर्माण या फिर प्रत्यय स्मरण। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है मूल्यों और विश्वासों को अर्जन करना, आनुवांशिक संचरण या फिर एक संस्कृति की रीति और मानदंडों को सीखना या कौशलों का अर्जन करना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो समाजीकरण में आपका क्या इसमें शामिल नहीं है? एक मिनट, अच्छा वही स्लाइड दोबारा आ चुका है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कहाँ गया? आनुवांशिक संचरण, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, बाकी आपका सभी इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? तो जीन पियाजे ने स्कीमा का प्रयोग किया। मैंने कल भी ये बताया था कि स्कैफोल्डिंग का अगर बात करें तो लेव वाइगोस्की ने उपयोग किया था, और स्कीमा की बात करें तो ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्या करते हैं बच्चे? अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो ये बात सही है। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता क्या है? बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करते होते हैं, या फिर बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रकट कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता, अपसारी यानी डाइवर्जेंट। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
भारत में बहुत से बच्चे जो हैं, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करती हैं। आपके विचार में इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। तो ये जो है ना, ये आपका पॉजिटिव है, ऑप्शन ए, तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु कक्षा शिक्षक से सहायता लेते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यय स्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है। ऐसा भी नहीं है, तो ऑप्शन ए पॉजिटिव है यहाँ पे और ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करता है। तो ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करता है कौन? तो ये शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिनाई, ठीक है, बनाएगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? तो यह प्रश्न भाषा के विकास पर संज्ञान प्रकाश डालता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो अमूर्त की अगर बात करता है तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है, जो 11 से अधिक होते हैं जो बच्चे ऊपर के एज। ये दिया किसके द्वारा दिया गया है? ये तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो इसमें बच्चा दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण में आता है। ठीक है ना, कि आप मेरे लिए करेंगे तो मैं भी आपके लिए करूँगा। ओके। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी शिक्षा अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है या फिर पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है? ऐसा भी नहीं है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देती है प्रगतिवादी शिक्षा। ठीक है ना, समस्या समाधान और आलोचनात्मक पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? तो ये देते हैं आपके विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? अब नहीं है तो नहीं ही देना है। तो यहाँ पे केवल की बात कर रहा है, केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमें निगेटिव देना था आंसर। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना। मानक मापदंडों की बात नहीं करनी है। शिक्षा के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। और फिर यहाँ पे है, शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑप्शन का, तो ऑप्शन बी आपका पॉजिटिव है और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, केवल की बात नहीं होगी और स्नायु की बात नहीं। यहाँ पे सबसे बढ़िया, बुद्धि बहुआयामी है, इसमें कई पहलू निहित होते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंग यानी जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। तो जेंडर पक्षपात की ओर आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद है, स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षित रूप से स्वयं का बोध, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन डी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, उच्च यानी जो आपका 6 से 8 है, शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? तो कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, या उन्हें याद करने के लिए उन्हें बच्चों से कहेंगे कि वो आगे पढ़ने के लिए क्षमता नहीं, ऐसा भी नहीं है।
तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यही पॉजिटिव है आपका। ओके, अगला और लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव और रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की भूमिका क्या होती है? बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना, नहीं। सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कर रहे, नहीं, ये भी बात नहीं। तो ऑप्शन डी आपका बेस्ट हो जाएगा। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास कर के अवसर मिले, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज का 30 प्रश्न। कैसा लगा क्लास आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको समझ में आया है कि नहीं। जहाँ पे समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके फॉलो कर लीजिएगा और ये PDF आप शाम तक पा जाएंगे सारे के सारे। दूसरी बात, अगर आप लिंक पे नहीं जाते हैं तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट भी जाके टीचिंग संस्था सर्च करेंगे तो आपको सेम लोगो मिलेगा जो चैनल पे है, ठीक है ना। आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने साथियों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उन्हें जोड़िए, सबके तक ये पहुंचना चाहिए क्लास। और अभी तक आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।